हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुल शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी टी यू एस वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो सेकेंड सेमेस्टर की होने वाली है और ये बीए प्रोग्राम की होने वाली है। बीए प्रोग्राम में जो हमारी हिस्ट्री है हम उसे कवर कर रहे हैं और ये जो हमारी हिस्ट्री है इसका नाम है भारत का इतिहास 300 सीई से 1200 सीई। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि देखिए इन वीडियोस के माध्यम से आप फुल बुक एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद नोट्स और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको इस बुक की यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी मैंने कवर करवा दी है। आज हमारी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी जो इंस्टा आईडी है उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 4 को। ओके, यूनिट नंबर 4 को हम आज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी यूनिट नंबर 4 है और इसका नाम है राष्ट्रकूट, पालव और प्रतिहार त्रिपक्षीय संघ। यानी इस चैप्टर के या ये कहूँ इस यूनिट के अंतर्गत हम राष्ट्रकूटों के बारे में, पाल के बारे में और प्रतिहारों के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसकी स्टार्टिंग करेंगे बिना देरी करे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, यानी हम प्रारंभिक मध्यकाल की पहले बात करेंगे। प्रारंभिक मध्यकाल में क्या क्या चीज़ें थी और राजनीतिक जो प्रक्रिया है वो किस तरह से थी। तो पहले हम देखेंगे कालखंड और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, किस तरह से यहाँ का कालखंड यानी किस तरह से टाइम था और किस तरह से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह काल गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने से पहले ही का है, जिसमें प्राचीन काल के मध्यकाल तक का संक्रमण भी कहा जाता है। यानी देखिए ये जो है ये हमारा जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना से पहले का काल है और प्राचीन काल की से और मध्यकाल के बीच का हम इस तरह से इसको काल को देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पहले इसे डार्क एज यानी अंधकार का युग भी कहा जाता है, क्योंकि तत्कालीन कई अखिल भारतीय केंद्रीय शासक नहीं था और बाद में शोधों में दिखाया कि इस अवधि में भी महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। यानी पहले माना गया कि इसमें कोई भी जो अखिल भारतीय है या फिर जो केंद्रीय शक्ति होती है उस तरह से कुछ नहीं था, इसीलिए इसे डार्क एज या फिर अंधकार का युग भी कहा गया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि इसमें जो अवधि है वो महत्वपूर्ण हुई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से या फिर इसमें राजनीति में भी बदलाव हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें नेक्स्ट लिखेंगे नए राजाओं का उद्भव, किस तरह से नए राजाओं का उद्भव हो रहा था। इसमें आप लिखेंगे इस अवधि में भारत के विभिन्न हिस्सों में कई नए राजाओं उभरे, जैसे प्रतिहार, पाल और चोल, चहमान, चंदेल, राष्ट्रकूट आदि। इस तरह से ये नए नए राजा उभर रहे थे जो कि हम इस टाइम पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कुछ राजाओं ने बड़े क्षेत्रों पर वर्चस्व बनाए रखा तो कुछ छोटे क्षेत्रीय राजाओं का नियंत्रण रहा। यानी कुछ राजा जो थे वो बड़े क्षेत्र पर वर्चस्व यानी शासन कर रहे थे और कुछ राजा जो थे वो छोटे छोटे क्षेत्रों पर ही अपना शासन कर रहे थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक एकता का अभाव और इसके कारण, यानी किस तरह से राजनीतिक एकता जो है उसमें अभाव रहा, राजनीतिक एकता नहीं थी और इसके क्या कारण थे। तो इसमें पहला आप लिखेंगे राजनीतिक एकता की कमी को अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि अरब और तुर्की शासकों ने भारतीय शक्ति को आसानी से पराजित कर दिया। यानी जो अरब और तुर्की जो शासक थे उन्होंने भारतीय जो शक्ति है उसी उसको इसी वजह से पराजित या ये कहूँ हरा दिया, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक एकता नहीं थी। सिर्फ सब लोग अपने अपने बारे में सोचते थे, दूसरे के बारे में नहीं सोचते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे हाल के अध्ययनों में यह देखा गया कि इस खंडित इतिहास का कारण भीतर चल रही राजनीतिक प्रक्रिया थी, जिससे राजनीतिक इतिहास को समझने में मदद मिली है। यानी ये जो खंड हो रहे थे या ये कहूँ ये जो विभाजन हो रहे थे ये अंदर की राजनीति में ही हो रहे थे, जिसकी वजह से जो भारत था वो खोखला होता जा रहा था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामंतवाद का विकास, की किस तरह से जो सामंतवाद है उसका विकास हुआ। इसमें आप लिखेंगे DDR.S. शर्मा और BNS यादव ने इस काल के प्रमुख सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को सामंतवादों के विकास के रूप में वर्णित किया। इन दोनों का मानना है कि इस युग में जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे
वही सामंतवाद के विकास या ये कहें सामंतवाद के उदय के कारण थे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आप इसमें लिखेंगे, डी कोसाम्बी ने इसे 2 चरणों में बाँटा। अब हम इनको 2 चरणों में बाँट कर देख सकते हैं, जो कि डी कोसाम्बी ने बाँटा है। किस तरह से? पहला आप इसमें लिखेंगे ऊपर के सामंतवाद और दूसरे थे नीचे के सामंतवाद पर। सामंतवाद पर R.S. शर्मा और अन्य विद्वान जैसे कि ये अन्य विद्वानों ने इसे विभिन्न व्याख्या दी हैं और इन सबों ने इन्हें अलग अलग व्याख्या देने का कार्य किया है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, शर्मा के अनुसार सामंतों की जड़ें ब्राह्मणों, मंदिरों और मठों की दी गई भूमि अनुदान में है। क्योंकि देखिए, जो पहले आपने भी पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भूमि थी वो अनुदान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को, मंदिरों को, मठों को, जो कि सामंतों के पास ही पहुंच जाती थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, इन अनुदानों के साथ राजकोषीय, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी लाभार्थियों को प्रदान किए जाते थे। यानी इन मठों को सिर्फ भूमि नहीं बल्कि जो राजकोषीय, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होते हैं वो भी प्रदान होते थे, जो इन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाने का कार्य करते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखाएंगे, प्रारंभ में पुजारियों को भूमि दी जाती थी, बाद में योद्धा वर्ग और राजपाल, न्यायाधीश, सेनापति और आदि को भी नकद वेतन के बदले भूमि दी जाने लगी। यानी पहले तो सिर्फ पुजारियों को ही जो भूमि है वो अनुदान या भूमि गिफ्ट में दी जाती थी, लेकिन बाद में जो युद्ध में योद्धा होते हैं या ये कहूँ जो सिपाही होते हैं, उन्हें भी फिर वेतन नहीं यानी पैसे नहीं दिए जाते थे। जो राजपाल हो गए या फिर न्यायाधीश हो गए या सेनापति हो गए, इन लोगों का जो वेतन होता है या सैलरी होती है उसको काट कर, उसको ख़त्म करके भूमि ही एक तरह से गिफ्ट में दे दी जाती थी, या ये कहूँ सैलरी के बदले दे दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था और केंद्रीकरण। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, व्यापार की कमी, शहरी जीवन की गिरावट और सिक्कों की कमी ने स्थानीय एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के उद्भव को जन्म दे दिया। इनकी वजह से ही हम आत्मनिर्भरता और जो वो अर्थव्यवस्था है उसको जन्म देते हुए या ये कहें उसको उभरते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, जमीनी मध्यस्थताओं के उदय से सामंती तत्वों की जड़ें मजबूत हुई और किसानों की गतिशीलता तथा स्वतंत्रता पर रोक लगी। यानी जो ज़मीनी मध्यस्थता है उसकी वजह से जो सामंत हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो गए और जो किसान थे वो कमज़ोर हो गए, उनकी जो गतिविधि थी, उनकी जो स्वतंत्रता थी वो एक तरह से कम हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे, नगरीकरण में गिरावट, वस्तु उत्पादन में कमी और विदेशी व्यापार के पतन के कारण विकेंद्रीकृत प्रशासन और राजस्व ग्रहण दौर आया। इनकी वजह से जो विकेंद्रीकरण प्रशासन है, राजस्व ग्रह है, इसका दौर भी आ गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, मौर्य राजाओं के विपरीत जहां सत्ता केंद्रीकृत थी, इस काल में भूमि अनुदान के चलते राज्य का नियंत्रण स्थानीय स्तर पर विस्तृत हो गया। यानी यहाँ जो शासन था अब वो स्थानीय स्तर पर विस्तृत या ये कहूँ स्थानीय स्तर पर होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, भूमि अनुदान के कारण और सामंतों की भूमि, यानी जो भूमि अनुदान है उसके क्या कारण थे और सामंतों की किस तरह से भूमि हो रही थी या किस तरह से भूमि थी। ठीक है, इसमें आप पहले लिखेंगे, उत्तर भारत यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और राजस्थान, मालवा, गुजरात में शासकों ने गांवों को सामंत प्रमुखों के रूप में अनुदान स्वरूप सौंपा। यानी जो सामंत थे उन्हीं के पास ये पूरा हिस्सा जो था, यानी जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, मध्य भारत है, राजस्थान है, मालवा है, गुजरात है, ये सामंतों के अधीन ही आ गया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, वीरता के विशिष्ट कार्यों के लिए भी भूमि अनुदान दी जाती थी। यानी जो वीरता में विशिष्ट होता था या फिर जो पुरस्कार वगैरह जीतता था उसके लिए भी भूमि अनुदान दी जाती थी, भूमि गिफ्ट में दी जाती थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, युद्धों में हार के बाद स्थानीय शासकों को अक्सर विजय अधिपति का अधीनता स्वीकार करना पड़ता था। यानी अगर युद्ध में किसी भी राजा ने किसी को हरा दिया, यानी ए राजा है उसने बी को हरा दिया, तो इसके पास जितनी भी भूमि है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उसे इसके अधीन रखनी पड़ेगी। यानी ए जीता है तो बी को अपनी सारी चीज़ें, भूमि हो गई, कुछ भी हो गया, सारी चीज़ें देनी होगी, इसे इसकी अधीनता स्वीकार करनी होगी। आजकल देखो, अगर कोई जीतता है या फिर कुछ भी अच्छा काम करता है, उसे छोटी मोटी चीज़ में ही छोटी मोटी चीज़ देते हैं और उसे कहते हैं हाँ भैया जाओ। पहले देखिए, भूमि तक अनुदान दी जाती थी। जो भूमि इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है आज के ज़माने में, इंसान क्यों वर्क करता है? ताकि अपनी ज़मीन ले सके। और पहले तो भूमि सिर्फ ऐसे ही गिफ्टों में दे दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, ऐसे प्रमुखों को सामंत
राणक राउत कहा जाता था, जो वार्षिक कर, सम्मान और सैन्य सेवा प्रदान करते थे। यानी ऐसे जो प्रमुख होते थे उन्हें सामंत कहा जाता था, राणक कहा जाता था, राउत कहा जाता था, जो कि वार्षिक जो कर वसूलना हो गया, या फिर सेना सेवा जो होता है, यानी जिसके पास सेना होती थी, सेना सेवा दे देते राजा को, वो सभी इन नामों से पुकारे जाते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, जब तक वह अधीन रहते थे उन्हें सामंत कहा जाता था। अधिपति की मृत्यु के पश्चात के कई ने स्वतंत्र होकर महाराजा या महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण कर ली। यानी जब तक वो राजा के अधीन है तो सामंत है, लेकिन अगर राजा मर गया और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषणा कर लिया तो वो राजा भी बन जाते थे या राजा अधिराज की भी उपाधि धारण कर लेते थे। ऐसे कई केसों में हुआ है। आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे आंतरिक सामाजिक व्यवस्था और कलयुग की अवधारणा। यानी जो आंतरिक सामाजिक अर्थव्यवस्था थी और कलयुग की जो अवधारणा है यानी आज की, उसको हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, D.N. झा का तर्क है कि भारतीय सामंतवादों की जड़ें समझने के लिए सामाजिक स्वरूप का अध्ययन आवश्यक है। यानी अगर हम D.N. झा की बात देखते हैं तो ये बताते हैं कि भारतीय सामंतवाद को जोड़ने के लिए या फिर इसकी जो जड़ें हैं उनको समझने के लिए हमें जो सामाजिक स्वरूप है उसको समझना या फिर उसका अध्ययन करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, कलयुग की अवधारणा से यह भी संकेत मिलता है कि सामाजिक व्यवस्था और वर्ण संकर वर्ण की पारंपरिक व्यवहार को रोकने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, ताकि जो पारंपरिक जो विवाह होते हैं उनको रोका जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इस अवधारणा के अनुसार वैश्यों और शूद्रों समेत किसानों, कारीगरों और मजदूरों ने उत्पादन कार्य का कर भुगतान से मना कर दिया। यानी इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग या इसके अंतर्गत जो वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, किसान हैं और जो कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं, उन्होंने जो कर भुगतान की जो परंपरा चली आ रही थी उसको मना कर दिया था, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता था कि फसल नहीं हुई है फिर भी उन्हें कर देना पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विभिन्न वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल। अब ऐसे कौन कौन से मॉडल आए हैं राजनीतिक मॉडल, उसके अंतर्गत पहला आप लिखेंगे सेगमेंटरी स्टेट मॉडल। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे दक्षिण भारत में राजनीतिक प्रक्रिया खंडीय थी। किस तरह से खंडीय थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर राजा जो था वो अपनी अपनी ही चीज़ें देखता था, इसी वजह से यहाँ विभाजन या खंडीय हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आप इसमें लिखेंगे स्थानीय क्षेत्र। एक आधारित सामाजिक राजनीतिक खंड थे जिसके भीतर उप प्रभाग और छोटे क्षेत्र होते थे। यानी जो हमारे स्थानीय क्षेत्र होते थे वो सामाजिक और राजनीतिक खंड में विभाजित थे, जिसके भीतर या ये कहूँ जिसके अंदर एक उप प्रवाह या फिर छोटे क्षेत्र होते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजा राजधानी के आसपास के कोर क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता था, जबकि परिधीय क्षेत्र में केवल औपचारिक निष्ठा होती थी। यानी जो राजा का नियंत्रण होता था वो सिर्फ जो राजधानी होती थी उसी के आसपास होता था, और जगह जो और लोग होते थे या ये कहूँ जो राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे उन्हीं का अधीन होता था वो क्षेत्र। ठीक है। आगे अब हम देखेंगे यह मॉडल स्थानीय प्रशासन और मंदिरों की भूमिका पर पूरा अध्ययन करता है। इस मॉडल में हम जो मंदिर हैं और जो स्थानीय भूमि है उस पर हम इसे बेस देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एकीकृत मॉडल। किस तरह से एकीकृत मॉडल है, इसमें आप लिखेंगे यह मॉडल बताता है कि तकनीकी राजनीतिक व्यवस्था में सामंतों की पदानुक्रम व्यवस्था को एकीकृत किया गया ताकि राज्य अधिक नियंत्रण पा सके। यानी देखिए इसमें क्या हुआ, जो सामंत है उन्हें पदानुक्रम कर दिया गया, यानी सामंत का बेटा ही सामंत बनेगा, इस तरह से, ताकि जो राज्य हैं वो एक तरह से एकीकृत हो सकें या ये हम नियंत्रण पा सकें अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह विचार सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया जैसे ग्रामीण कृषि बस्तियों का क्षेत्रीय प्रदान और पवित्र केंद्रों के एकीकरण का विश्लेषण करते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो हमारे सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, राजनीतिक विकास है, उन सभी प्रक्रियाओं का एक तरह से विवरण या फिर हम एकीकृत विश्लेषण देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे राजनीतिक संस्थानों का उद्भव, क्षेत्रीय और जातीय आधार। किस तरह से, इसके अंतर्गत हम राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनका उद्भव और जो क्षेत्रीय राजनीतिक आधार हैं उनको देख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे D.V. चट्टोपाध्याय के अनुसार संगठित बल और बड़े जातीय वंशों ने बड़े राज्य संरचना की नींव रखी। इनके अनुसार जो वो संगठित बल हैं या फिर बड़ी जातीय वंश हैं उन्होंने ही राज्य संरचना की नींव, यानी उन्होंने ही राज्य संरचना को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उदाहरण के तौर पर
गुर्जर भूमि के कई गुर्जर वंश मौजूद हैं, यानी अगर हम गुर्जर भूमि की बात करें तो वहाँ कई गुर्जर वंश मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जोधपुर क्षेत्र में एक वंश ने अलवर से पहले में मौजूद समूह को विस्थापित कर अपना आधार स्थापित किया। यानी अगर हम जोधपुर जो क्षेत्र है वहाँ देखेंगे तो वहाँ एक वंश था अलवर, उसने उससे पहले जो मौजूद वंश था उनको विस्थापित करके अपना वजूद वहाँ पर कायम किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गंगा, कावेरी, कृष्ण, गोदावरी, दोआब जैसे क्षेत्रों में स्थानीय कृषि विस्तार के आधार पर राज्य उभर रहे थे, क्योंकि यहाँ दोआब वाले या ये कहें जो नदियों वाला क्षेत्र होता है वहाँ अच्छे से जो लोग हैं वो रह पाते हैं, इसी वजह से यहाँ ज़्यादा बसावट हो रही थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों का विकास 3 चरण, यानी किस तरह से जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनका विकास हुआ 3 चरणों में। तो पहला हम देखेंगे हरमन कुलेर के अनुसार। किस तरह से हरमन कुलेर कहते हैं? ये कहते हैं एक आदिवासी सरदार स्थानीय हिंदू राजशाही में परिवर्तित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वह राजकुमार सामंतों के बीच राजा बन जाता है और एक प्रारंभिक राज्य स्थापित करता है। यानी एक राजकुमार जो है, राजकुमार सामंत, वो राजा बन जाता है और एक तरह से जो प्रारंभिक राज्य व्यवस्था है उसको चला देता है। ठीक है, अंत है आप लिखेंगे महान शासकों का उदय होता है जो बड़े क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं और सामंतों को एकीकृत करते हैं। यानी इसी तरीके से एक एक करके नियंत्रण हुए या फिर ये कहें एक साथ जुड़े और एक सामंत व्यवस्था का उदय हुआ या सामंत व्यवस्था बनी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे B.D. चट्टोपाध्याय ने इस चरण को क्रमशः स्थानीय, उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय राज्य राजनीति के रूप में वर्गीकृत किया है। और जो डी चट्टोपाध्याय हैं वो बताते हैं इस चरण को एक स्थानीय, उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे एकीकृत राजनीति की अवधारणा। किस तरह से एकीकृत जो राजनीति है उसकी अवधारणा है, इसमें आप लिखेंगे कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रारंभिक मध्ययुगीन राजनीति को केंद्र विकेंद्रीकृत सामंतों के रूप में नहीं देखा जा सकता। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारे मध्यकालीन राजनीति उसको विकेंद्रीकृत सामंतों के रूप में नहीं देखा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सत्ता व्यक्तिगत या संस्थागत एजेंटों के माध्यम से ऊपर से नहीं बनाई गई और ना ही यह बड़े सामंतों के विघटन से जुड़ी है, ये सबसे अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसे एकीकृत राजनीति के रूप में देखा जाता है जहां सामंतों के संबंध आपसी वर्चस्व के आधार पर स्थापित हुए। यानी हम इसको एकीकृत राजनीति के रूप में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ सामंतों के जो संबंध थे वो आपसी वर्चस्व के रूप में स्थापित हो रहे थे, क्योंकि सभी लोग एक तरह से आपस में वर्चस्व रखते थे कि कौन कितना शक्तिशाली होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रकूट साम्राज्य। राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है उनकी जो स्थापना हुई थी वो 753 से 975 तक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप लिखेंगे बादामी के चालुक्यों के बाद का उदय। किस तरह से बादामी के जो चालुक्य हैं उनके उदय के बाद हुआ, इसमें आप लिखेंगे बादामी के चालुक्य वंश के कमजोर होने के बाद राष्ट्रकूट शक्ति का उदय हुआ। यानी पहले बादामी और चालुक्य थे, इनके वंश के कमजोर होने के बाद जो राष्ट्रकूट शक्ति है या राष्ट्रकूट जो वंश है उसका उदय हुआ। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे दक्कन क्षेत्र पर 8वीं शताब्दी की शुरुआत से ही राष्ट्रकूटों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थापना और प्रारंभिक शासन। किस तरह से स्थापना हुई और किस तरह से प्रारंभिक शासन था, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पहला आप इसमें लिखेंगे दंत दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। यानी ये जो थे ये राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने चालुक्य जो शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया और यहाँ बादामी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कृष्ण प्रथम दुर्ग के उत्तराधिकारी और चाचा थे। उन्होंने लाहौर में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो पत्थरों को काटकर बनाया गया था, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, का निर्माण करवाने का श्रेय जाता है। यानी इन्होंने ही जो कैलाश मंदिर है उसको बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तराधिकारी संघर्ष और ध्रुव का उदय। किस तरह से जो उत्तराधिकारी संघर्ष है और जो ध्रुव है उसका उदय हुआ, इसमें आप लिखेंगे कृष्ण प्रथम ने अपने सबसे बड़े गोविंद द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन वह एक सफल शासक नहीं रहा। यानी देखिए कृष्ण जो प्रथम है उन्होंने अपने जो पुत्र थे गोविंद द्वितीय उन्हें उत्तराधिकारी बनाया, यानी उन्हें राजा बनाया था, लेकिन वो एक सफल शासक जो थे वो नहीं बन पाए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे गोविंद द्वितीय को उनके भाई ध्रुव ने पराजित किया और ध्रुव सिंहासन पर बैठ गए। यानी जो
और गोविंद द्वितीय थे, उन्हीं के जो भाई थे ध्रुव, उन्होंने ही अपने भाई को हराया और खुद राजा बन गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ध्रुव की विजय और साम्राज्य विस्तार, यानी जो ध्रुव है उनकी किस तरह से विजय हुई और किस तरह से उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे ध्रुव एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। अब किस तरह से वो शक्तिशाली थे और उन्होंने किस तरह से बहुत सारी विजय प्राप्त की, इसमें आप लिखेंगे गंगा, पल्लव और वेंगी के शासकों को हराया। इन विजयों के बाद ध्रुव पूरे दक्कन के क्षेत्रों में निर्विवाद शासक बन गए, यानी देखिए उन्होंने पूरे दक्कन में अपना क्षेत्र जो था वो विस्तार कर लिया था या उसके पूरे ही राजा बन गए थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उत्तर भारत की ओर अभियान। किस तरह से उत्तर भारत की ओर अभियान हुए, ध्रुव ने उत्तर भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और कन्नौज की ओर बढ़े, यानी उन्होंने अब उत्तर भारत की ओर विजय प्राप्त करना शुरू किया और कन्नौज पर उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वत्स्य राज को हराया। कन्नौज के पास उन्होंने प्रतिहार शासक वत्स्य राज को पराजित किया और कन्नौज के पास में ही उन्होंने जो प्रतिहार जो शासक था उसको हराकर वहां पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे धर्मपाल को हराया। पूर्व की ओर बढ़कर उन्होंने पाल शासक धर्मपाल को भी हरा दिया। आप देखिए इन्होंने कितने सारे राजाओं को हराया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कन्नौज पर कब्जा नहीं। हालांकि ध्रुव कन्नौज पर स्थायी रूप से कब्जा नहीं कर पाए और अपनी जीत को बनाए नहीं रख पाए, यानी उन्होंने कब्जा तो किया पर वो स्थायी रूप से नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद ही वो वहां से पराजित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लूट और दक्षिण वापसी। ध्रुव ने उत्तर भारत से भारी मात्रा में धन संपत्ति लूटी और दक्षिण वापस लौट आए, यानी ये उत्तर भारत में गए तो थे, जैसे कि ये हमारा भारत है तो ये भारत में ऊपर की ओर बढ़े तो थे बट लूट लाट के वापस नीचे दक्षिण में ही आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राष्ट्रकूट शक्ति का शिखर। किस तरह से ध्रुव के शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गोविंद तृतीय महानतम राष्ट्रकूट शासक। किस तरह से ये महानतम राष्ट्रकूट शासन बने गोविंद तृतीय, इसमें आप लिखेंगे सबसे महान और अभ्य। किस तरह से गोविंद तृतीय को राष्ट्रकूट वंश के सभी शासकों में सबसे महान माना जाता है और उन्हें अभ्य भी उपाधि दी गई है, यानी जो गोविंद तृतीय हैं उन्हें सबसे महान और सबसे ऊंचा राजा माना जाता है और उन्हें अभ्य की जो उपाधि है वो भी दी गई है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सैन्य विजय। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते, यानी यहाँ पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण जो युद्ध हैं वो भी जीते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पाल्लवों और नागभट्ट द्वितीय को हराया, यानी इन्होंने पाल्लवों और जो नागभट्ट हैं उन्हें भी हराया था। गोविंद तृतीय ने पाल्लवों और कन्नौज की प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे दक्षिण भारतीय संगठन को हराया। जब गोविंद तृतीय उत्तर भारत में युद्ध में व्यस्त थे तब चोल पांड्य और पाल्लवों ने इनके खिलाफ एक संगठन बना लिया, लेकिन गोविंद तृतीय ने अपनी सभी विरोधियों को सफलतापूर्वक हरा दिया, यानी देखिए इन्होंने एक साथ चोलों को, पांड्य को और पाल्लवों को एक साथ हरा दिया, जबकि इन्हें पता भी नहीं था कि ऐसे भी कोई षड्यंत्र हो रहा है इनके खिलाफ। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे साम्राज्य का विस्तार। किस तरह से गोविंद तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर तक हो गया, क्योंकि देखिए आपने देखा ही कि किस तरह से इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना विस्तार किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विशाल साम्राज्य। इनकी सेनाओं ने उत्तर में कन्नौज से लेकर दक्षिण में कैंप कोमेरीन यानी जो कन्याकुमारी है तक और पश्चिम में बनारस से लेकर पूर्व में ब्रोच तक के सभी क्षेत्रों को जीत लिया, यानी देखिए इन्होंने सभी क्षेत्रों में यही कहूँ सभी दिशाओं में अपनी जो सत्ता है वो हासिल की थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वेंगी पर नियंत्रण। किस तरह से वेंगी क्षेत्र पर इनके द्वारा नियंत्रित शासक का शासन किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे द्रविड़ राजाओं की शक्तियों का अंत। दक्षिण भारत में द्रविड़ राजाओं की शक्ति पूरी तरह से टूट गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे श्रीलंका पर भी प्रभाव। किस तरह से गोविंद तृतीय ने श्रीलोंग के राजाओं को भी अपनी अधीन कर लिया, यानी जो श्रीलंका है वहां तक इन्होंने अपना जो वर्चस्व है वो दिखाया और वहां के जो राजा हैं उन्हें भी अपना अधीन कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सर्वोच्च प्रतिष्ठिता। गोविंद तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य की प्रतिष्ठिता सबसे ऊंची जो कभी भी नहीं हो पाई, यानी यहाँ हम देख सकते हैं जो इनकी उच्चता है, जो इनकी प्रतिष्ठिता है वो सबसे ऊंची रही थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अमोघ वर्ष प्रथम और उत्तराधिकारी। देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अमोघ वर्ष प्रथम और इनके जो उत्तराधिकारी हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो
अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फॉर मोर स्टडी, फॉर मोर वीडियोज़, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप इन सभी को सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, इन सभी नोट्स को खुद पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।